चाइना को जब आप इमेजिन करते होंगे तो आपके जहन में दीवारें चीन आती होंगी या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या मेड इन चाइना। लेकिन चीन इससे कहीं आगे है। यहाँ मौजूद दुनिया के कदीम चाय खाने, ऊंचे पहाड़, मॉडर्नाइजेशन, रिवायती कल्चर का इम्तजाज, सदियों पुरानी गलियां आपको एक तरक्की याफ्ता कौम के माजी और हाल के किस्से सुनाते नजर आते हैं। यही सब कुछ देखने और जानने के लिए मैं आया हूं चीन के सूबे सिचुआन में। फाइनली मैं चाइना पहुंच गया हूं। 10 दिन के लिए मैं यहाँ पर मौजूद रहूँगा और हमारी बहुत अच्छी दोस्त है इफ़त, जो कि यहाँ पर चाइना में रहती हैं। उन्होंने इनवाइट किया है कि आकर चीन को एक्सप्लोर करें, देखें कि यहाँ लोग कैसे हैं और चीन ने कितनी तरक्की कर ली है। और फाइनली इफ़त आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त और आप कैसे हैं? सफ़र कैसा लगा? सफ़र बहुत थका देने वाला था, लंबा सफ़र था, लेकिन मुझे मज़ा आया। वेलकम टू चाइना। मैं बहुत क्यूरियस हूँ चीन को देखने के लिए और मैंने अभी तक जो देखा है बहुत खूबसूरत है, लोग भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। और आप मुझे बताएं मुझे कहाँ कहाँ लेके जा रही हैं? जी, तो आने वाले दिनों में मैं आपके लिए एक हकीकी चीन को दिखाऊंगी। तो हम तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से AI, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल, कल्चर, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आपको एक हकीकी चीन को दिखाऊंगी। इफ़त, ये सब तो मैं देखूंगा, हाँ। लेकिन असल में मैं आया हूँ प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने पांडास देखने के लिए। हाँ जरूर, आपको ठंडा दिखाऊंगी। ओके, चलें ठीक है नाज़रीन, आए इफ़त के साथ मिलकर इस शहर की और इस मुल्क की सैर भी करते हैं और प्यारे प्यारे पांडास भी देखते हैं। आज हम आए हैं चाइनीज़ कल्चर सेंटर में। ये है क्या, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इफ़त भी आ गई हैं। इफ़त से हम जानते हैं कि इफ़त ये है क्या। इसका नाम है तिanqing yuan और ये सिचुआन ओपेरा परफॉर्मेंस देने वाली जगह है। और आप जानते हैं तो चीन में ओपेरा बहुत मशहूर है ना, और सिचुआन के लोग रोज़मर्रा ये सिचुआन ओपेरा देखते हैं। तो आइए हम इसका तजुर्बा करें। अब देखें, जो लोग यहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं और परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। और कभी कभार यहाँ ये बच्चे ये सिचुआन ओपेरा सिखाते हैं और यहाँ परफॉर्मेंस भी होते हैं। क्या वो इजी है? इजी है, मैं सीख सकता हूँ? You can try and क्या आप ये मेकअप करना चाहते हैं ताकि आप भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं? क्या कोई डिफरेंट मेकअप है जो हम करेंगे? जरूर, आप चलो मैं लाजमी करूँगा। मुझे एक्टिंग का शौक है, लेकिन मैंने कभी की नहीं है, लेकिन आज मैं जरूर ट्राई करूँगा। बिल्कुल। चाइना का कल्चर मुझे काफी हद तक पाकिस्तान से मिलता जुलता लग रहा है, बिल्कुल अपनी रिवायात से जुड़ा हुआ। अभी सिर्फ मेकअप करवा रहे हैं, तो थोड़ी देर हम देखेंगे कैसा होगा। वासिफ साहब, आपको पता है मेकअप करके अभी आप कौन हैं? आप मुझे बताएं कि ये मेकअप, ये क्या किरदार मुझे दिया जा रहा है? जी, ये थांग डायनेस्टी में एक बादशाह है, थांग मिंगहुआंग बादशाह। और लेटर जो आप ये परफॉर्मेंस जो का तजुर्बा करेंगे, वो थांग मिंगहुआंग और इनकी एक बीवी यांग युहुआंग के दरमियान एक खूबसूरत मोहब्बत की कहानी है। ओह वाओ! यू कैन कोशिश करें। बादशाह सलामत हाजिर। तो बादशाह साहब, आप मेकअप करके ये परफॉर्मेंस देंगे, आपको कैसा लगा? ये मज़े का एक्सपीरियंस है और मैंने आपसे कहा था कि मैंने आज सीखना है ओपेरा, और अभी जो मेरा मेकअप हुआ है, इतना हैवी मैंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं खुद एक चीन का बादशाह हूँ। ओह यस, ये बड़ा एक अलग सा एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने देखा ख़वातीन का करते हैं और आज ये मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है। थांग डायनेस्टी में आज तक तकरीबन 1000 साल पुरानी है। ओके 1000 साल पुरानी। This way. Yeah. 您再教2个动作呗 ，like this。这个手拿扇子是吗？这样。Yeah, this way.
ना लगता है आप तो वाकई बादशाह है। Learn with him， सीखाना 来啊，您这样。大姐这个东西，大钱汤，大钱汤，对汤，大钱汤。 चीन के कदीम कल्चर और पहनावे में रंगों का बेदरेग इस्तेमाल इस मुल्क की सकाफत की जिंदा दिली का सबूत है और आज मैं इसका हिस्सा बनने जा रहा था। अभी वासिफ साहब तो स्टेज पर हैं और ये हम मकामी एक्टर्स के साथ ये परफॉर्मेंस देंगे, तो हम एक साथ देखते हैं। खास तौर पर इसका एहसास मुझे यहाँ मियायोंग के सिचुआन ओपेरा हाउस में आकर हो रहा है। सिचुआन ओपेरा की मिसाल वैसी ही है जैसे हमारे यहाँ लाहौर में रफी पीर थिएटर है या अजोका थिएटर है। इस कदीम चीनी कल्चर ने मुझे भी काफी हद तक अपने रंग में रंग दिया है। अब देखिए वासिफ साहब सिर्फ थोड़ी देर ये सीखा है, लेकिन अब देखिए ये कितने अच्छी तरह ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैंने सुना है कि लाहौर में भी ऐसे जो सकाफती परफॉर्मेंस है और ये मिलती जुलती है ना, यही तो सकाफत की खूबसूरती है ना, और हम इंजॉय करें। चीनी ओपेरा हाउस में मेरा रिवायती चीनी मेकअप किया गया ताकि मुझे 1000 साल पुराने बादशाह का रूप दिया जा सके। सिचुआन ओपेरा के तजुर्बे के दौरान चीनी कल्चर सिखाने के लिए इफ़त भी खासी एक्साइटेड नजर आती थी। किसी भी मुल्क की सकाफत या उसका फैशन उस मुल्क को दुनिया में मुमताज दर्जा दिलवाता है। अभी बादशाह साहब का परफॉर्मेंस मुकम्मल हो गया है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि तो वो कैसा लगा। तो बादशाह साहब कैसा लगा? बहुत मज़ा आया है इफ़त। और आज अभी जो मैंने सिचुआन ओपेरा में परफॉर्म किया है, ये मेरा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है और मेरा ख्याल है कि किसी भी पाकिस्तानी का ये पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने कभी भी इंटरनेट पर किसी अखबार में या टीवी पे ऐसा नहीं देखा कि किसी कोई पाकिस्तानी यहाँ पर आया और इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ, और ये सिर्फ आपकी वजह से है। और मुझे इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं चाइना का एक पुराना बादशाह हूँ, 1000 साल पुराना, और वहाँ पर मेरी मलिका भी थी खूबसूरत सी, और साथ में मेरे कुछ वज़रा भी थे और कनीज़ें भी थी जो मेरी खिदमत कर रही थी, और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मुझे ये फील हुआ है कि चीन ना सिर्फ एक बहुत पुरानी ममलिकत है, लेकिन साथ साथ उसकी सकाफत भी देखने वाली है, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। चाइना इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी में तेजी से खुद कफील होने की तरफ गामजन है। जिस शहर में मैं रुका हूँ, ये चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। इफ़त मुझे मियायोंग शहर के 5G इंडस्ट्रियल पार्क भी लेकर गई, जहां बेशुमार IT कंपनीज का काम देखकर मैं हैरान था कि चाइना टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुका है। नई नई इजादात हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ सेफ्टी में इस्तेमाल हो या गाड़ियों और तालीम में, ये सब मेरे लिए चौंका देने वाला तजुर्बा था। मेरी मूछें तो रहे वापस। यहाँ मैं एक चीनी किसान मिस्टर लो से भी मिला। मिस्टर लो ने बताया कि वो खेत में पनीरी लगाने से लेकर फसल का फल लेने तक हर प्रोसेस में डेटा साइंस और AI का इस्तेमाल करते हैं। सुना है दुनिया में अमीर तरीन किसान भी चीन में पाए जाते हैं, और हों भी क्यों ना। देखने में सादा, लेकिन असल में चीन के ये खेत भी टेक्नोलॉजी और रिवायात का जबरदस्त फ्यूजन है। इफ़त, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन जितना मज़ा मुझे थकने के बावजूद आया आज, मैंने चीन के देहात भी देखे और जो यहाँ पर लहलहाते खेत हैं उनमें जैसे मुझे आपने सैर करवाई है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और लेकिन मैं वैसे तो पाकिस्तान के देहात और यहाँ के देहात तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन जैसे आप इस्तेमाल करें यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, वो अमेजिंग, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। और
यहाँ पे जो आपने किसान से एक मिलवाया, उसने कहा कि जो उसकी फ़ी एकड़ पैदावार थी वो हमारे मुल्क के मुकाबले तो मेरा ख्याल है कई गुना ज़्यादा है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा जादू चला रहे हैं आप कि ऐसे आपका किसान तरक्की कर रहा है? मेरे ख्याल में तो जिनमें हर प्रोसेस में तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल तो जो बुवाई में या आबादी में या जो यूज फर्टिलाइज़र या कटाई में तो तमाम चीज़ हम मशीन से मुकम्मल किया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल द ग्रीन हाउस है ना, ग्रीन हाउस में हम ज़्यादा जो हाई टेक इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम छत की एंगल चेंज करने के ज़रिए लाइट की एंगल चेंज कर सकती है ताकि ये जो फसल ज़्यादा लाइट रिसीव कर सकते हैं ना। नहीं, हम भी वहाँ पे जो ग्रीन हाउसेज है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसको लाइट की डायरेक्शन चेंज करना ये तो नहीं कभी देखा। ये कुछ और नया है? ये छत चेंज किया जा सकता है। और इसके बाद तो ड्रिपिंग इरिगेशन के ज़रिए और ये फर्टिलाइज़र के ज़रिए इनकी जो फसल में ज़्यादा होती है। इस वक्त मैंने एक चीज़ लाजमी डिस्कस करनी है, वो हमारे जो ऑडियंस हैं उनके इंटरेस्ट की भी चीज़ है। हमें हर साल स्मोक का सामना होता है। स्मोक का आपको पता है? यस। आसमान के ऊपर हर तरफ गंदा धुआं, उसकी वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। वो बुनियादी तौर पर जब हम फसल को काटते हैं, फसल को हम बाकियात को जला देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम हैं उनको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे आपके किसानों ने बताया कि हम साल में चावल अगर उगा रहे हैं हम 2 से 3 दफ़ा उगाते हैं, लेकिन उसको जलाते नहीं हैं। वो कुछ और किसी टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे थे, वो क्या था? अच्छा, सबसे पहले चीन में ये स्मोकिंग या आग लगाना ये तो मना है। और अगर कोई तो ये कटाई के बाद आग लगाते हैं तो इनको सज़ा दी जाएगी। पहली दफ़ा है तो हम इनसे जो 500 RMB फंड की जाती है, तकरीबन 20,000 रुपये है पहली दफ़ा। पाकिस्तानी 20,000 रुपये। पाकिस्तानी 20 रुपये। अगर वो बार बार ये आग लगाते हैं तो इनको अरेस्ट किया जाता है। तो आप वो जो फसलों की बाकियात हैं उनका करते क्या हैं? जी, ये भी बहुत अहम है जो हम रिसाइकल करते हैं कि ये रिसाइकल करके 2 चीज़ में हम बनाएंगे। एक है तो फीड, जाके गाय या शीप ये खा सकते हैं। सेकंड वन हम बायोफ्यूल बनाते हैं, जो ये रिसाइकल करके कोई फैक्ट्री में डिलीवर करके टेक्नोलॉजी के साथ ये एक नई किस्म की बायोफ्यूल हम बनाते हैं जो हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। बायोफ्यूल का क्या करते हैं, वो मतलब क्या इस्तेमाल किया? जस्ट लाइक द नॉर्मल फ्यूल। क्या बात है। और मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को भी इस तरह के तरीक़ों पर गौर करना चाहिए कि जिस तरह से चीन बायोफ्यूल निकालता है उन बाकियात से बगैर उनको जलाए हुए, तो ये मेरे ख्याल सस्ता भी तरीका है और ज़्यादा मुफीद भी है। किसी चीनी दोस्त ने मुझे बताया था कि अगर चीनियों का आपस में इत्तेफाक देखना है तो बिजवान काउंटी जरूर जाना। ये काउंटी मियायोंग शहर से 2 घंटे के फासले पर है और यहाँ जाते हुए रास्ते के नज़ारे क्या ही खूबसूरत थे। हर तरफ हरियाली से भरे हुए बुलंदो बाला पहाड़, रिवायती मकानात और खूबसूरत लोग। मगर ये रास्ता हमें एक बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाली जगह ले गया कि जिसके मुतालिक मैं गुमान भी नहीं कर सकता था। और सिर्फ आप देखें, इस वक्त हम मौजूद हैं सूबाई सिचुआन के बेइचुआन काउंटी में, जो 2008 में शदीद ज़लज़ला आया था। और आप देखें हमारे सामने ये तमाम बिल्डिंग्स उसी तरह महफूज की गई है। तो इफ़त ऐसा क्यों किया गया? अमूमन पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में अगर कहीं ज़लज़ला आता है तो उस वक्त तमाम जो तबाहशुदा इमारतें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है और नई इमारतें बन जाती हैं। तो चीन ने ऐसा क्यों किया है? हमने देखा कि जो तमाम जो काउंटी हमें हर तरफ वही पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, मेमोरियल्स बना दिए गए हैं। क्या वजह क्या थी? साइकी क्या है इसमें? अब जानते हैं कि उस वक्त तो इस शदीद ज़लज़ले में तो बहुत से ज़्यादा लोग फौत गए हैं। तो इसीलिए हम इस बिल्डिंग इसी तरह महफूज करते हैं, क्योंकि हम इन
लोगों को कंडोलेंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और दूसरा पर्पस ये है कि हम तो कुदरती आफात को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ये हमें रिमाइंड करने के लिए ये इसी तरह हम महफूज करते हैं। तो जब ज़लज़ला आया था उस वक्त चाइनीज़ हुकूमत का कैसा रिस्पॉन्स था? चीनी गवर्नमेंट ने फ़ौरन ही रिएक्ट किया है और चीन में जो तमाम फोर्सेस अरेंज करके यहाँ जो मदद करते हैं। और इस ख़ास तौर पर हम चीनी लोग पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इस ज़लज़ला के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तानी हुकूमत ने तो 2 तियारे के ज़रिए तो हमें हंगामी इमदादी सामान पहुँचा। इनमें तो 20,000 टन्स शामिल हैं और खान-पान और दवाइयात सब कुछ है। तो हमें जो चीनी लोग पाकिस्तान का शुक्रगुजार हैं, तो रियली यही हमारी दरमियान दोस्ती है। 2005 में कश्मीर का हौलनाक ज़लज़ला भी मैं देख चुका हूँ। वो मनाजिर कभी मेरे दिल से मिट नहीं सके। बिजवान काउंटी की टूटी खस्ता हाल ज़मीन बोस इमारतें, वो स्कूल जिसके नीचे पत्थरों में सैकड़ों नन्हे मुन्ने तलबा दब गए। अपने प्यारों को खो देना किस कदर अजियतनाक हो सकता है। बिजवान काउंटी के ये तकलीफ दे मनाजिर देखकर मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख सका। There were 300 kids studying here, and when the earthquake happens, all the stones just, come down and cover everything. इनके पत्थर के नीचे स्कूल था, so no one alive. All the 3 kids were buried under the sand. Yes. ये माज़ी में एक सुपरमार्केट था और उस वक्त जब ज़लज़ला आया था तो आप जानते हैं ये सब रास्ते तो ब्लॉक हो गए हैं। उस वक्त लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें तो नहीं थी और उस वक्त the owner of this supermarket ये सब कुछ डोनेट किए हैं ताकि लोग कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल सकती। जी, आज के दिन का इख्तिताम होने जा रहा है। आप बताएं कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? इस वक्त हम न्यू बेइचुआन काउंटी में मौजूद हैं, जहां मकामी हुकूमत ने जो मुतासरा लोगों के लिए एक नए घर बनाई हैं और यहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां तो छंग कौमियती सकाफत महफूज की जाती है। अच्छा, आज का दिन शुरू से ही खासा तकलीफ दे महसूस हुआ और रिक्कत आमेज़ मनाजिर हमें वहाँ को देखने को मिले और मैं खासा ख़ुद भी डिप्रेस फील कर रहा था और मैं रो भी पड़ा। लेकिन आज के इस सफ़र के दौरान जो मैंने सीखा है कि हुकूमतें इस तरह के आफात, इस तरह की तकलीफ़ से रुकती नहीं हैं, बल्कि वो अपनी आवाम, अपने मुल्क के लिए मज़ीद पहले से ज़्यादा जज्बे से काम करती हैं और अपनी कौम को मज़ीद आगे लेकर जाती हैं। चेंगडू ये शहर बहुत ही अलग है। मियायोंग से चेंगडू आते हुए इफ़त ने बताया कि चेंगडू को पांडा का शहर भी कहा जाता है। इसका अंदाजा मुझे चेंगडू शहर में घूमते हुए हो भी गया। इफ़त कहाँ गई? इफ़त मेरे साथ आई थी और नजर भी नहीं आ रही, हर तरफ पांडा ही पांडा नजर आ रहा है। इफ़त मैं हर तरफ ढूंढ कर रहा हूँ और यहाँ पर पांडा के साथ खेल रही हूँ। अब देखें यहाँ कितना से आता फैला। लेकिन मुझे तो कहा था कि मैं 80 वाला पांडा दिखाऊंगी और ये कौन सा पांडा है? प्यारा है ना? Yes, so cute. तो चेंगडू तो पांडा का घर कहा जाता है, तो मैं यहाँ आपको सैर करवाऊंगी। चले? ठीक है, आ जाओ। चेंगडू 2000 साल से भी ज्यादा पुराना शहर है। यहाँ की वाइड एंड नैरो एली वो सदियों पुरानी गलियां हैं, जहाँ कुछ ऐसे घर अब भी मौजूद हैं जिनकी तारीख 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कदीम जमाने में ऐसे जो खुला छत
होता है और इसके नीचे तो एक वेल भी है ताकि अगर जो घर में कोई आग इन हुई है गलियों में तो- चिंग डायनेस्टी के सोल्जर्स और जनरल्स रहा करते थे। ये मकामी मिठाइयाँ हैं। ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हाँ, ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल खाने। जी 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 यहाँ के मसाले बहुत मशहूर हैं। हाँ 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 यहाँ पर इस पूरी गली में चिंग डायनेस्टी के सोल्जर्स जनरल्स रहते थे और उन्हीं के घर यहाँ पर बने हुए हैं और ये बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। और ये इसमें बहुत से ज़्यादा मकान घर तो इनकी तारीख 300 साल से ज़्यादा है। चीन में हमेशा से चाय बहुत ज्यादा पी जाती है। इसका सबूत इन सदियों पुराने घरों में बने ये चाय खाने हैं। It's good for health and smells good. कोई इसकी तकलीफ- खुशबू बहुत प्यारी है। Yes. और ये बना किस चीज़ से है? Yeah. कोई खुसूसी लकड़ी से। खसूसी किसी खास लकड़ी का बना हुआ है। Yes, उसकी yes, खुशबू and प्यारी है। it can last for so long time. वाइट स्ट्रीट और नैरो स्ट्रीट का मतलब ये है कि वाइट स्ट्रीट में तो कदीम ज़माने में जो लाइक जनरल या बड़े बड़े ऑफिशल्स रहते हैं, इसीलिए इनके स्ट्रीट ज़्यादा वाइड है। ठीक। और नैरो स्ट्रीट पर तो आम लोग रहते हैं। अब देखें, ये स्नैक का नाम है संता पाओ, एक मिठाई है और इस बनने का तरीका बहुत दिलचस्प है। अब कैसे बनाते हैं ये? 再抄一下可以吗？给它拍上。 ओह इसी तरह चेंगडू से मियायोंग वापस जाने के लिए इफ़त ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का इंतखाब किया। दोस्तों, हम चengdu रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और आज हमने चengdu में बहुत से ज्यादा जगहों की सैर की। नए नए सूटकेस भी खरीद लिए हैं। आज चंगडू गए, वहाँ पर आपने बताया कि चंगडू पांडा का घर है। हाँ। वहाँ पर पांडा है। मैंने अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए पांडा वाले बैग और एक्सेसरीज सब कुछ मैंने पांडा वाला खरीदा है। और अभी मैंने आपसे खुद ही कहा था कि मुझे जो चाइना की फास्ट ट्रेन है को ट्रैवल करवाएं, तो ये किस तरह की है, अंदर कितनी फास्ट चलती है ये? अभी हम फास्ट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन का तजुर्बा करेंगे, तो हमारे साथ देखें। चेंगडू रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन आ चुकी थी। यहाँ का ट्रेन स्टेशन देखकर ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा एयरपोर्ट हो। इस वक्त हम चengdu से मियानयांग की तरफ जा रहे हैं और ये हाई स्पीड ट्रेन के जरिए। तो आपको ये कैसा लगा? आज मैं पहली बार इस चीन की ट्रेन में बैठा हूँ। इस वक्त मैं चंगडू से मियायोंग जा रही है। तकरीबन 160-70 किलोमीटर बनता है और ये कह रहे हैं कि 30 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे। तो इससे मालूम होता है कि कितनी फास्ट ट्रेन है। आसिफ, आप देखिए, हम ठंडा बेस में मौजूद हैं। तो मैंने आपको 2 दिन बार बताया है कि ओके मैं आपको ठंडा बेस में लेके आऊंगी। तो फाइनली इफ़त आप मुझे नहीं लेके आई, मैं आपको खींच के यहाँ पे लेके आया क्योंकि आप मुझे यहाँ पर ला नहीं देंगी। मुझे बहुत तजस्सुस था कि मुझे पांडा देखना है। मैंने टीवी पे भी देखा है खासा और वीडियोस में भी देखा है और मैं आज मैंने पकड़ना भी है पांडा। नहीं, ये नहीं अलाउड है। तो चले हम चलो देखते हैं। यार। पैंडा चीन का कौमी जानवर है। यहाँ की सकाफत और इकोसिस्टम का भी अहम हिस्सा है। बांस पैंडा की खुराक है, जिसकी पैदावार चीन में मौसम की तब्दीली के बायस कम होती चली गई। तो 1990 में चीनी हुकूमत ने पैंडा की खत्म होती हुई नस्ल को बचाने के लिए चेंगडू और दीगर शहरों में पैंडा ब्रीडिंग सेंटर्स बना दिए।
इफ़त, चीन के अंदर पांडा इतना, इसकी अहमियत क्यों है? हर तरफ पांडा ही पांडा। क्या आपको पता है कि अभी पूरी दुनिया में पांडा की तादाद तो 3000 से भी कम है। हाँ, क्योंकि पांडा के जो जिंदा रहने के लिए इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड बहुत हाई है, सो इसीलिए हम जो paid a lot attention to raising pandas। आपने मुझे बताया था कि 200 हेक्टेयर पे Yeah, ये रकबा है जहाँ बहुत पर ज़्यादा है। 1990s में ये पांडा बेस जो कायम हुआ और उस वक्त सिर्फ 6 पांडा है और अभी तक तो 200 से ज़्यादा है। 200। हाँ हाँ। इसका मतलब है हुकूमत कोशिश कर रही है यहाँ पे कि जो ख़तरे में जानवर है उसको महफूज बनाया जाए, और हमने देखा है कि यहाँ पर शहर में हर जगह ही पांडा पांडा नज़र आ रहे हैं, मार्केट्स में भी, और यहाँ पर जो घर बनाए हैं खूबसूरत, और जो एंट्री पॉइंट में देखा वो भी पांडा की शेप का था। जैसे मेरा बैग है, डोबी है, टॉयज है। बहुत शुक्रिया। तो हर जगह पर पांडा ही पांडा नज़र आता है। क्योंकि चीन में सिर्फ सिचुआन, शांसी और गांसू ये 3 सूबे में पांडा मौजूद हैं, इसलिए तो यहाँ के लोग, खासतौर पे चengdu के लोग, क्योंकि यहाँ पांडा मौजूद हैं तो इनके लिए बहुत फख्र की बात है। तो पूरी चीन में दूसरे एरिया में पांडा नहीं है, सिर्फ चengdu में पांडा ही है, तो बहुत फख्र की बात है। मेरा चीन का सफर एक यादगार सफर रहा जिसने चीन के मुतालिक मेरी सोच बदल कर रख दी। मैंने देखा कि यह मुल्क कितना आगे बढ़ चुका है। टेक्नोलॉजी, सकाफत, रिवायात, हर चीज में एक अनोखापन नजर आता है। मैं चीन के लोगों से मिला, उनकी मेहमान नवाजी देखकर मैं बहुत खुश हुआ, और पाकिस्तानियों के लिए उनके दिलों में कितना प्यार है ये देखकर मुझे फख्र हुआ। मैंने यहाँ रहकर बहुत कुछ सीखा और मेरा दिल चीन के लोगों के प्यार से भर गया। इफ़त, फाइनली मेरे 10 दिन मुकम्मल हो गए चीन में। अब मैं वापस जा रहा हूँ, और आज जाते हुए थोड़ा उदास हूँ और थोड़ा खुश भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि चीन में मैंने पिछले 10 दिन में बहुत सारी मोहब्बतें समेटी हैं और मैंने सीखा बहुत कुछ है। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर जो चीन की टेक्नोलॉजी, साइंस का जो मैंने यहाँ पर मुशाहिदा किया, यहाँ के जो पांडा रिसर्च सेंटर में गया, और यहाँ पर जो पुराना कल्चर है चीन का वो मैंने सीखा। ओपरा, सिचुआन ओपरा में जाकर, वो मेरे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग है। वो मैं यहाँ से चाइना से पाकिस्तान लेके जा रहा हूँ, लेकिन उदास मैं इसलिए हूँ कि यहाँ पर मेरा अभी फ़िलहाल यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल कर रहा है मैं और भी जो शहर हैं चीन के वो घूमूँ। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर वेलकम करूँगा कि आप पाकिस्तान आएँ। पहला एपिसोड हमने यहाँ पर दिखाया है कि चीन कैसे है, यहाँ के लोग कैसे, आप भी पाकिस्तान आएँ, और वहाँ पर दिखाएँ सेकेंड एपिसोड में कि पाकिस्तानी कितने मिलनसार हैं, कितने खुश अखलाक हैं और कितनी मोहब्बत करते हैं चाइनीज़ को। जी ज़रूर, मैं ज़रूर पाकिस्तान आऊँगी, और मैंने जो इस 10 दिन में आपसे भी बहुत से ज़्यादा सीखी है, और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी वर्किंग एटीट्यूड, आपकी काइंडनेस, आपकी जो हॉस्पिटैलिटी, हमारी दोस्ती भी कहीं कीमती हो गई है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये 10 दिन हम मेरे लिए भी बहुत कीमती वक्त है, और ज़रूर मैं पाकिस्तान आऊँगी। और तो क्योंकि मैंने खास में 2-3 साल के लिए पाकिस्तान में भी काम करती थी, और मैं ज़रूर दोबारा आऊँगी। और मैं पाकिस्तानी दोस्तों को ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर मौका मिला तो आप ज़रूर चीन में आएंगे, और अगर आप चीन में आएँ तो ज़रूर मुझे बताइए। मैं तो लाजमी आऊँगा। हाँ जी। गुड बाय।